हे एवरीवन, वेलकम बैक इन निम्बल बायोलॉजी। देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और 3 लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होते हैं, RCH प्रोग्राम क्या होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉपुलेशन से नेचर को इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन कौन सी मेथड है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन या बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें हम पढ़े थे। कुछ डिवाइस के बारे में पढ़े थे, कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े थे कुछ आर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस आर्ट में हमने कुछ मेथड को भी देखा था। इनफर्टाइल जो पर्सन होते हैं उनके लिए जो टेक्निक बनाई गई थी, रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी असिस्ट करने के लिए, उसका नाम था आर्ट। और इसमें कुछ टेक्नोलॉजी जो थी उसको हम लोग देख चुके थे। जैसे हम पढ़ चुके थे गिफ्ट के बारे में, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे जिप्ट के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक, यानी जिप्ट या जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र पढ़े थे, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र पढ़े थे। हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़े थे, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ चुके थे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, ये कुछ मेथड थे जो इसके थ्रू हम क्या कर लेते थे, फर्टिलाइजेशन कराया जाता था। इसी को कहा जाता है IVF। इसी को क्या नाम देंगे? IVF। IVF का मतलब क्या है? इन का मतलब होता है अंदर, और दूसरा वर्ड क्या है हमारा? विट्रो। ठीक है, और तीसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब आप जानते हैं, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि क्या करना, जब मेल और फीमेल गैमीट क्या करते हो, मीटिंग करते हो यानी फ्यूज़न करते हो, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हो तो उसके प्रोसेस के टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? उस टर्म को देते हैं फर्टिलाइजेशन। और एक वर्ड है यहाँ पे विट्रो। विट्रो का क्या मतलब होता है इसको देख लेते हैं। ये 2 वर्ड होते हैं, एक है विट्रो, दूसरा वर्ड होता है वीवो। अब वीवो का मतलब क्या होता है? जब हम कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किसी लिविंग बॉडी में कराते हैं तो उसके लिए टर्म दिया जाता है वीवो। उसके लिए कौन सा टर्म दिया जाएगा? वीवो। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है विट्रो। जब कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में यानी जब लैब में कराते हैं तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है विट्रो। विट्रो का मतलब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, और वीवो का मतलब क्या है? जब लिविंग बॉडी के अंदर करेंगे तो इसको बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी हम फर्टिलाइजेशन तो करेंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ करने वाले हैं? हम विट्रो इन्वायरमेंट में, यानी इन क्या है? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट यानी लैब में करने वाले हैं। और इसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। और ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए क्लास 12th के लिए। तो इस प्रोग्राम को हम नाम क्या देंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था ये देख लेंगे। जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम था ये स्टार्ट कब हुआ था? 1959 में। 1959 में एक डॉक्टर थी जिनका नाम था डॉक्टर पेट्रूसी। इनका नाम क्या था? डॉक्टर पेट्रूसी। डॉक्टर पेट्रूसी जो थी वो एक इटालियन की साइंटिस्ट थी जिन्होंने पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की कोशिश की और बनाया भी। पहली अटेम्प्ट पे इन्होंने क्या किया? टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया। और बनाने से यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था इससे टेस्ट ट्यूब बना, टेस्ट ट्यूब बेबी का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये केवल 29 दिन तक ही सर्वाइव की। 29 दिन के बाद इसका डेथ हो गया। लेकिन इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी नया था, जो बायोलॉजिकल साइंस में एक नई फाइल खोल के रख दी थी, क्योंकि अभी तक कोई साइंटिस्ट ने टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बनाया था। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? बायोलॉजिकल साइंस में बहुत बड़ी खोज थी। ये नया फाइल खोल के रख दिया था। सभी साइंटिस्ट क्या थे, अभी तक किसी ने बनाया नहीं था, इन सबके लिए नया था। और जैसे ही इतना पता चला उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट और भी आगे बढ़ा। और ये एक्सपेरिमेंट करीब 25 जुलाई 1978 को एक साइंटिस्ट ने फिर से किया। जो इसने क्या किया, जिनका नाम था लेस्ले एंड गिलबर्ट ब्राउन। ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया और टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या किया? सफलतापूर्वक बनाया। यानी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाया गया था पूरे वर्ल्ड में, वो बनाया था लेस्ले और गिलबर्ट ब्राउन ने 1978 में, 25 जुलाई 1978 को। और याद रखेंगे इस बेबी का नाम क्या था? जो फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी थी उसका नाम था लुइस जॉ ब्राउन। और ये रहा इसका इमेज भी देख लीजिए। ये रहा इनका इमेज, ये है लुइस ब्राउन जो वर्ल्ड की फर्स्ट क्या थी?
टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अब इतना ही नहीं, जैसे ही इन्हें ये बनाया गया, इंडिया ने भी क्या किया, इंडिया तो पीछे नहीं रहेगा, इसने भी क्या किया, 1978 में ही नवरात्रि के दिन 3 अक्टूबर को नवरात्रि थी, और 1978 को क्या किया, इसने भी एक क्रिएट किया, और इसमें जो क्रिएटर थे वो थे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी और एक थे प्रोफेसर सुनीत कुमार मुखर्जी जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट के हेल्प से इंडिया में भी पहली बार टेस्ट ट्यूब बनाया गया जिनका नाम रखा गया दुर्गा। तो इंडिया की अगर पूछता हमसे क्वेश्चन कि वर्ल्ड की फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी उनका नाम क्या है, तो ये थी लुइस जे ब्राउन ये। लेकिन अगर कहेगा इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी, तो दुर्गा थी। जो इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कौन बनाया था, कौन को क्रिएट किया था, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, यही दुर्गा के क्रिएटर थे। इसमें हेल्प कौन किया था, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जो सुनीत मुखर्जी थे। अब कभी कभी क्वेश्चन वैसे नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो आप नाम याद रखेंगे कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी इंडिया की वो दुर्गा थी, कोलकाता में क्रिएट किया गया था, और इनके पेरेंट्स जो थे वो कनुप्रिया अग्रवाल इनकी मम्मी का नाम है, ये इसकी पेरेंट्स हैं, और क्रिएटर कौन है, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी हैं। ये पॉइंट याद रख लेंगे। ये था आईवीएफ के बारे में, ठीक है। अब आईवीएफ से हम कुछ और पॉइंट पढ़े होंगे आईवीएफ के बारे में। तो ये आईवीएफ हो गया। आईवीएफ में बहुत सारे टेक्निक आती हैं, जैसे हम लोग अभी पिछले लेक्चर में बात किए थे किसकी, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र की, तो ये भी इसी की टेक्निक है। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र की, तो ये भी इसी की टेक्निक है, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, ये सब चीज़ें हमें लगता है हम लोग पिछली क्लास में क्या कर चुके थे, पूरा कंप्लीट कर चुके थे। समझ में आया भी होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो क्या करें, यहाँ कमेंट कर दीजिए, फिर से दोबारा हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। इस चैप्टर का जो है सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है हम लोग का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी एसटीडी डिजीज़। ये हम इसको कंप्लीट करते हैं। जो इसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है सेक्सुअल, जो रिप्रोडक्शन के बाद का हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट हेडिंग है, इसको भी देख लेते हैं, उम्मीद समझ में आ रहा होगा। तो ये है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसको बोला जाता है एसटीडी। अब इसी को केवल ये नहीं कहा जाता कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, इसी को हम लोग वेनेरियल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या इसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों कहा जाता है, इसी को हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं या इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो क्यों कहा जाएगा, पहला है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, एक ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, उसका नाम क्या देंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। और एक ऐसी डिजीज़ जिसको हम नहीं बता सकते, यानी गुप्त रोग जिसे कहते हैं, उसको बोलते हैं वेनेरियल डिजीज़, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। दूसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, इस डिजीज़ की वजह से जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, आरटीआई, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। इसी को कहते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, क्योंकि पेल्विक रीजन में इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पीआईडी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हमें पूछता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, तो क्या बताएंगे कि एक ऐसी डिजीज़ जो क्या होती हो, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से के थ्रू ट्रांसमिट होती है, एक ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हो, ऐसे डिजीज़ को बोला जाएगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, या इसे बोलेंगे एसटीडी। अब बात आती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के पैथोजन कौन है, कैसी ये डिजीज़ होता है। तो इसके जो पैथोजन है ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसके जो पैथोजन है ये वायरस हो सकते हैं, इसके जो पैथोजन है वो प्रोटोजोआ हो सकते हैं, इसके जो पैथोजन है वो फंजाई भी हो सकता है, ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फंजाई हो सकते हैं। अब आता है इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से इस डिजीज़ के। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल क्या, अब इसमें एग्जाम्पल है, पहला है सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है, अब सिफिलिस में क्या होता है, इसकी वजह से एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। दूसरा डिजीज गोनोरिया जो होता है नाइजेरिया गोनोरी की वजह से। तीसरा क्लेमिडियासिस जो होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस की वजह से। तो ये जो तीनों डिजीज़ हैं ये होती हैं बैक्टीरिया की वजह से, तो ये बोलेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ है। सिफिलिस में होता क्या है कि जो जेनाइटल रीजन होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें पेनलेस अल्सर बनने लगता है, ठीक है, सोर बनने लगता है, वेजाइनल डिस्चार्ज फ्लूइड जो होती है होने लगती है, वॉट लाइक ग्रोथ होने लगता है जेनिटलिया रीजन पे, और स्किन जो होता है रेसेस बन जाते हैं, स्मॉल बम्प्स अल्सर बन जाएंगे, काफ़ी तेज़ी से इसमें पेन होगा, ठीक है, किस रीजन में, सिफिलिस वाले में, ठीक है। गोनोरिया, अब गोनोरिया में जो है गोनोरिया किसकी वजह से हो रहा है, नाइजेरिया गोनोरी की वजह से हो रहा है। तो इसमें क्या होते हैं सिम्टम, इसके भी सिम्टम ऐसे ही होते हैं, पेन होती है उस एरिया में जिसमें हो जाता है, यानी किस में होती है, जेनिटल रीजन में, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स या ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, यूरिनेशन होगा, उसमें भी क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से पेन होगा,
ठीक है। इसमें पेल्विक रीजन, लोअर एब्डोमिनल रीजन में क्या हो जाएगा, पेन होगा काफ़ी तेजी से, ठीक है। उसके बाद क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिस में भी यही सिम्टम दिखेंगे। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है या सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली डिजीज है, इन सब में जो पेल्विक डिजीज है वो सब क्या हो जाती है, पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसकी वजह से होती है। बस याद रखेंगे हमें डिटेल इसको नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लेना है कि जो डिजीज़ है ये कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन वायरल है और कौन क्या है, फंगल डिजीज है। तो अभी हम क्या देखें हैं कि इसमें जो तीनों डिजीज हैं यानी सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, ये किस पैथोजन से हो रहे हैं और ये डिजीज़ क्या है, पैथोजन इनका क्या है। तो याद रखेंगे तीनों क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। जैसे सिफिलिस है तो ट्रिपोनिमा पैलिडम हो गया, गोनोरिया है तो नाइजीरिया गोनोरी हो गया, क्लेमाइडियासिस है तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस हो गया। अब आती है दूसरी डिजीज़ में, देख लेते हैं। इसमें अगली डिजीज जो है वो है जेनाइटल हर्पीज, इसे बोलते हैं जेनाइटल हर्पीज, और ये होता है वायरल्स की वजह से, जिसका नाम है HSV वायरस, हर्पीज वायरस। एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है HIV वायरस की वजह से, याद रख लेंगे, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस की वजह से। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए वायरल डिजीज़। तो बैक्टीरियल दो डिजीज देख ली हैं, एक वायरल डिजीज हो गया। एक और डिजीज है जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस, ये होता है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस की वजह से, ये एक प्रोटोजोवन डिजीज है। ये कौन सी डिजीज है, ये है प्रोटोजोवन डिजीज। तो इसमें डिजीज हो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और प्रोटोजोवन डिजीज। कुछ फंगल डिजीज भी होते हैं जो क्या करते हैं, पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन करते हैं या कॉज करते हैं। अब आता है कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं। अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, तो ये पेल्विक रीजन में क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, इसलिए इसका नाम ही क्या बन गया था, PID। दूसरा ये एबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जाएगा, एबॉर्शन करा सकता है। स्टिल बर्थ ही नहीं होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी करा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी इम्प्लांटेशन, नॉर्मली इम्प्लांटेशन जो होता है फीमेल बॉडी में, वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में होता है, एंडोमेट्रियम की यहाँ पे होता है, यूट्रस में होता है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा इसके फैलोपियन ट्यूब या अदर पार्ट में हो जाता है तो ऐसे प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये कभी कभी क्या करा सकता है, इनफर्टिलिटी भी करा सकता है। ट्रांसमिशन कैसे होता होगा इस डिजीज़ का, तो इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है इंजेक्शन, जो नीडल होती है उसको शेयर करने से होता है बार बार। अगर एक ही नीडल को बार बार शेयर कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह, जो सर्जरी करने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन से हम ब्लड को ट्रांसमिट करते हो तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है जो इन्फेक्टेड मदर है उससे फीटस में भी ये डिजीज़ क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब बात आती है आगे इसकी अवॉइड क्या करें, इस डिजीज़ से अगर हमें बचना हो तो इसके कैसे हम बच सकते हैं, अवॉइड कैसे करेंगे। तो इस डिजीज़ के से बचने के लिए यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या अवॉइड करना पड़ेगा, अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर। अगर हमें मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो वो क्या करना है, इसको अवॉइड करना है ताकि ये डिजीज़ हमें ना हो। अननोन पार्टनर के साथ हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। दूसरा है यूजिंग कंडोम ड्यूरिंग द क्वाइटस। अगर हम इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स या अगर हम क्वाइटस कर रहे हो तो क्या यूज करें, बैरियर का यूज कर लें जिसका नाम क्या है, कंडोम। दूसरा है कंसल्टिंग क्वालिफाइड डॉक्टर। हम क्वालिफाइड डॉक्टर से क्या करें, कंसल्ट कर लें डिजीज़ के बारे में। अगर हमें कोई सिम्टम दिखता है तो डॉक्टर से क्या कंसल्ट करें। याद रहे कोई भी झोला छाप डॉक्टर से हम कंसल्ट नहीं करेंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आती है बात इसकी, देख लेते हैं। तो ये हो गया क्या क्या चीज़ें हमारी हो गई, हम क्या क्या पढ़ चुके इस चैप्टर में। हम पढ़े पॉपुलेशन के बारे में, हम पढ़े RCH के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ लिए, आर्ट के बारे में पढ़ लिए, MTP के बारे में पढ़ लिए, एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ लिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ लिए। यानी ये इस तरह से हमारे ये चैप्टर जो है पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नहीं बचा इस चैप्टर में, हमने पूरी तरह से क्या कर लिया, चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है ये चैप्टर आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये आपको चैप्टर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।